एल्टीट्यूड आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट कथन है, अनुच्छेद 163 में यह अनिवार्य किया गया है कि राज्यपाल को हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इसमें कीवर्ड है अनिवार्य और हमेशा, इन पे हमको फोकस करना होगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अनुच्छेद 163 केवल केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है, यहाँ भी कीवर्ड है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ मुकदमे के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है ताकि निराधार शिकायतों को रोका जा सके। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड में कीवर्ड है, तो इनको ध्यान से पढ़ा तो इनमें क्या गलत लग रहा है। अनुच्छेद 163 केवल केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि ये राज्यों के लिए है अनुच्छेद 163, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, असाधारण परिस्थितियों में अपनी विवेकाधीन शक्ति या स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 यह अनिवार्य करता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करे, सिवाय उन मामलों को छोड़कर। यानी कि एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर जहां संविधान राज्यपाल को विवेकाधिकार देता है वहां वो मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकता है। अनुच्छेद 163 कहाँ लागू होता है? राज्यों में लागू होता है, न कि केंद्र शासित प्रदेशों में। यह राज्यपाल के कार्यों को परिभाषित करता है, न कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के कार्यों को। स्टेटमेंट 3, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ अगर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है ताकि उनको निराधार या परेशान करने वाली शिकायतों को क्या कर सके, हम रोक सके। कीवर्ड देखें, की पॉइंट्स, तो अनुच्छेद 163 राज्यों में राज्यपाल की भूमिका को नियंत्रित करता है, और सेक्शन जो 17A है ये सार्वजनिक सेवकों को निराधार कानूनी कार्यवाही सुरक्षा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी है। दूसरा है, अदालतें पूर्व लिखित अनुमति के बिना अदालत की कार्यवाही को साझा करने पर प्रतिबंध लगाती हैं, यानी कि पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी, इसका मतलब ये है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में अपलोड किए गए किसी भी अदालत की कार्यवाही के वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है। तो ये इसका मतलब हुआ कि जितने भी अभी तक अपलोड की गई हो सारी हटाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा और फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा। तो आंसर हुआ हमारा बी। एक्सप्लेनेशन देके सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ाने और खुले न्याय के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की क्या की है, लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी है। और इसको दिए हुए शायद 2018 में इसकी अनुमति दी गई थी। हालांकि अभी एक केस हुआ है जिसमें कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड किए थे यूट्यूब चैनल्स ने, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है और कहा है कि इसके लिए हमारी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी पहले। अदालतें सामान्यतः अदालत की कार्रवाई को पूर्व लिखित अनुमति के बिना साझा करने पर प्रतिबंध लगाती है ताकि संवेदनशील कानूनी जानकारी क्या कर सके, लीक ना हो, उनकी जानकारी और अदालत की गरिमा की रक्षा की जा सके। संवेदनशील मामले और अदालत की गरिमा को लेकर क्या ये इसका उल्लंघन हो सकता है, इसके लिए पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में अपलोड की गई अदालत की कार्यवाही की वीडियो को हटाने का ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। इसके बजाय ये सार्वजनिक हित के लिए चयनात्मक लाइव स्ट्रीमिंग को प्रोत्साहन करता है कि जनहित के जो मुद्दे हैं उनकी आप लाइव स्ट्रीमिंग करो। की पॉइंट्स देखें तो लाइव स्ट्रीमिंग का उद्देश्य क्या है, हमारी न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाना है। अनुमति के बिना अदालत की कार्रवाई साझा करने पर न्यायिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? ताकि हमारी जो न्यायिक अखंडता है वो सुरक्षित रहे। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय सेना को AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर देने के लिए कौन सी कंपनी
जिम्मेदार है। विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर? तो ये है बोइंग। बोइंग भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर देने के लिए जिम्मेदार कंपनी है। भारतीय सरकार ने इन उन्नत हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए बोइंग के साथ समझौता किया हुआ है, जो बहु भूमिका वाले लड़ाकू अभियानों और विभिन्न भूभागों में बेहतर प्रदर्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसकी जो इसको भी डिले हुई है 6 महीने की, तो इसी कारण ये न्यूज में रहा था। आगे देखें तो अपाचे दुनिया के सबसे उन्नत बहुभूमिका वाले क्या हैं? लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से एक हैं, जो विभिन्न युद्ध स्थितियों में आपको जोरदार प्रदर्शन कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है एनसीआरएफ छात्रों को कक्षा शिक्षा, इंटर्नशिप और पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है। सेकेंड स्टेटमेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 केवल विश्वविद्यालयों में क्या करती है? व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है। तीसरा स्टेटमेंट उच्च शिक्षा संस्थानों को ज्ञान और कौशल विकास के संतुलन के लिए सामाजिक और प्रौद्योगिकी बदलाव के अनुसार ढलना होगा। तो इसमें देखें तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गड़बड़ है, ये गलत हो जाएगा, तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क है एनसीआरएफ, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क छात्रों को विभिन्न तरीकों से क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है, जिसमें कक्षा शिक्षा से लेकर इंटर्नशिप और पाठ्येतर गतिविधियां शामिल होती हैं, जो एक अधिक समग्र शिक्षा प्रणाली को क्या करती हैं? प्रोत्साहित करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एक व्यापक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिसमें शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों शामिल होते हैं, न केवल विश्वविद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कि दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। शिक्षा भी होनी चाहिए और व्यवसायी क्षेत्र में उसका यूज भी होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा संस्थानों को छात्रों के बीच ज्ञान और कौशल के संतुलित विकास के लिए सामाजिक और प्रौद्योगिकी बदलाव के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। जो एनसीआरएफ है वो छात्रों के लिए लचीले सीखने के मार्ग का समर्थन करती है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस शिक्षा में एक समग्र बहुविषयक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन है वो यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।